अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं साइंस में आज फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हमारा सब टॉपिक है मैन्यूअर, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन एंड वीडिंग। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में। मैन्यूअर हम किसे कहते हैं, फर्टिलाइज़र क्या हुआ, इरिगेशन क्या होती है और वीडिंग क्या होती है। प्यारे बच्चों, मैन्यूअरिंग के बारे में सुना होगा। प्लांट्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस फार्मिंग ऑन द लैंड exhausts the mineral nutrients in the soil. The soil should be enriched with manure and fertilizers. Manures and fertilizers are major source of nutrients and hence used in crop rotation. प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं ये करते हैं ग्रोथ सॉइल पे, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ उस वक़्त अच्छी होगी, हेल्थी होगी, जब हमारे पास जो सॉइल है ये फर्टाइल होगी। दैट मीन्स कि जब सॉइल में सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, प्रेजेंट होंगे। जब हम किसी भी ज़मीन पे कंटिन्यूस फार्मिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि जो ज़मीन की जो ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्लांट करता है यूटिलाइज। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में होते हैं ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्या बात ज़रूरी है कि हम इस सॉइल में ऐड करें मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें दोबारा ऐड हो जाएं और ये सॉइल फर्टाइल बन जाए, ताकि इस पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो हम कह सकते हैं जो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स हैं ये मेजर सोर्स हैं, सबसे बड़े सोर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन में आपको पढ़ाऊँगा आगे क्रॉप रोटेशन क्या होती है। तो फ़िलहाल आप प्यारे बच्चों ये याद रख लो कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं ज़मीन में, सॉइल पे, लैंड पे। लेकिन जब हम किसी भी ज़मीन के हिस्से पे कंटिन्यूस फार्मिंग करते हैं तो ग्रेजुअली वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इस ज़मीन में सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करें। जब हम इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं, तो इससे इस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इस तरह जो हमारी सॉइल है ये दोबारा फर्टाइल बन जाती है। अब मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच सप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ए प्लांट नीड्स इन स्मॉल अमाउंट्स। द मैन्योर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर add organic matter to the soil which increases water holding capacity in sandy soil and drainage in clay soil. मैन्योर्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। मतलब आप समझो ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, या हमारे पास जो हम काउडंग वगैरह निकलता है, हमारे पास स्ट्रॉ जो होता है हमारे पास, या घास वगैरह जो होता है, जब हम ये चीज़ें करते हैं सॉइल में ऐड, इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं और ज़मीन हमारी क्या बनती है? फर्टाइल। तो हम कह सकते हैं मैन्योर जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और हम इस ऑर्गेनिक मटेरियल को करते हैं ज़मीन में ऐड, ताकि हमारे पास जो ज़मीन में है इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स में। इससे हमारे पास ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो हमारे पास सैंडी सॉइल हो, जो हमारे पास रेतीली ज़मीन होती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जब हम उसमें डालते हैं मैन्योर वगैरह, उससे हमारे पास इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। और जो क्लेई सॉइल होती है उसमें हमारे पास ड्रेनेज की फैसिलिटी हो जाती है। मतलब अगर उसमें वाटर ज़्यादा होगा, एक्सेस वाटर होगा, तो वो निकल जाता है इससे। तो दिस ऑल अबाउट मैन्योरिंग। नाउ वी विल लर्न अबाउट फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? Fertilizers are inorganic materials that are used to increase the essential elements in the soil. For example, nitrogen, phosphate, and potash fertilizers. Fertilizers are added to the soil in the form of NPK fertilizers, that's nitrogen, phosphate, and potash. Other fertilizers are calcium, ammonium nitrate, यूरिया, सुपर फॉस्फेट एक्स्ट्रा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी कहा कि जो मैन्योर्स होते हैं दे और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक हम कहते हैं उनको जिनमें कार्बन मौजूद हो, कार्बन एज एन एलिमेंट मौजूद हो। और हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं
जिनमें हमारे पास कार्बन एब्सेंट होता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिससे हमें जो हम इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये हमारे पास सॉइल में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें हम ऐड करते हैं सॉइल में बिकॉज ऑफ दीज फर्टिलाइज़र्स। हमारे पास जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनमें जो हमारे पास मेन आता है वो होता है NPK, नाइट्रोजन N, P होता है फॉस्फोरस और K होता है पोटेशियम, जिसको हम पोटाश भी कहते हैं। हमारे पास जो बाकी फर्टिलाइज़र्स हैं ये है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, कैन, और यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट। द फर्टिलाइज़र्स में बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स और मे बी एडेड टू द सॉइल। या तो हम करते हैं स्प्रे करते हैं फर्टिलाइज़र्स की क्रॉप्स के ऊपर, या हम ये ज़मीन में डालते हैं, ज़मीन में ऐड करते हैं। In knowledge of the nature of the soil pH value is essential before adding a fertilizer. Fertilizers added in excess can cause great harm. कहते हैं हम क्या करते हैं कम, हम इससे पहले कि हम किसी भी ज़मीन में फर्टिलाइज़र ऐड करें हमें पता होना चाहिए कि ज़मीन का pH वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सॉइल। उसी हिसाब से हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। अगर फर्टिलाइज़र एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इससे हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंच सकता है। अब जब हमने मैन्यूवरिंग और फर्टिलाइज़र ऐड किए, ज़मीन की फर्टिलिटी, ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो ऐड हो गए, ज़मीन फर्टाइल बन गई। इसके साथ ज़रूरी है कि हम इरिगेशन करें। इरिगेशन हम किसे कहते हैं? देखो, वन ऑफ द सीड्स और सीडलिंग्स एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन द फील्ड, वाटर इज़ गिवन गिवन इन द फील्ड, दिस इज़ नोन एज इरिगेशन। जब हम सीड्स को लगाते हैं, सीड्स को बोते हैं, या हम सीडलिंग्स डालते हैं किसी भी फील्ड में, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कम, हम इसको पानी देते हैं, पानी लगाते हैं, इसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स टू मीट द नीड्स ऑफ इवापोरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमें पता है पानी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। प्लांट्स में हमारे पास ट्रांसपायरेशन वगैरह होती है, उससे वाटर लॉस होता है, और हमारे पास जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट्स में, वहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमने सीड्स सो किए या हमने सीडलिंग्स लगा दी, तो इसके बाद ज़रूरी है कि हम इन प्लांट्स को वाटर दें, और जब हम इनको वाटर देते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द स्टेज of the crop. Water is also lost through soil seepage, slow escape of liquid deep into the soil. A crop should be properly irrigated for its growth. A timely irrigation ensures a high yield of crop. हमारे पास प्यारे बच्चों क्या होता है कि हमारा जब इरिगेशन हो जाती है, हम जैसे पानी डालते हैं इसको, लेकिन जब हमारे पास प्लांट में ट्रांसपायरेशन हो जाएगी या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिसमें होती हैं, उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब कितना वाटर ज़रूरी है प्लांट के लिए, ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है और हमारे पास मॉइस्चर कैसा है, वहाँ पे सॉइल में कितनी नमी है। अगर ज़मीन ऑलरेडी मॉइस्ट है तो वाटर की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर सॉइल ड्राई है तो हमें ज़्यादा वाटर देना पड़ेगा। और हमारे पास वाटर लॉस भी होता है सॉइल सीपेज के ज़रिए। और हमारे पास एक क्रॉप शुड बी प्रॉपरली इरिगेट फॉर इट्स ग्रोथ। जो क्रॉप हम लगाते हैं इसको हमें प्रॉपरली इरिगेट करना है, प्रॉपरली वाटर देना है ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो। ए टाइमली इरिगेशन इंश्योर्स ए हाई यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर हम क्रॉप को अच्छे से पानी देते हैं तो इससे हमें क्या है, हमारा जो यील्ड है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास वीड्स होते हैं। वीड्स क्या हो गए? वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड्स। दे compete with the crop plants for nutrients and sunlight and thus grow at the expense of crop plants. देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। हम कोई क्रॉप लगाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा प्लांट उग जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि घास वगैरह होता है। अक्सर आप देखो जब हम कोई भी वेजिटेबल्स लगाते हो तो उनके साथ घास उगता है। जो ये घास उगता है ये अनवांटेड प्लांट है, तो हम इसे वीड्स कहेंगे। वीड्स क्या करते हैं काम, ये ज़मीन से न्यूट्रेंट्स निकालते हैं, तो हमारे पास ये वो न्यूट्रेंट्स ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारी मेन क्रॉप को रिक्वायर थे। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास सनलाइट, जो हमारी सनलाइट हमें एक मेन क्रॉप को मिलनी चाहिए थी वो इसको नहीं मिलती है। ये कौन करता है एब्जॉर्ब?
ये करता है हमारे पास वीड एब्जॉर्ब। तो हम कह सकते हैं जो वीड्स होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो मेन क्रॉप होती है इसकी हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट जो है ये करता है एब्जॉर्ब वीड्स। तो this reduces the yield. The weeds are removed from the field either manually with the help of trowels, khurpi, hoe, or harrow, or by spraying weedicides, weed killing chemicals like 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, and semazine. There are some spraying appliances in use today to apply these chemicals. हम क्या करते हैं काम, हम करते हैं वीडिंग। वीडिंग होता है रिमूवल ऑफ दीज वीड्स। हम इनको इन वीड्स को रिमूव करते हैं, या तो हम मैन्युअली करते हैं रिमूव, हम इनको बाय हैंड करते हैं रिमूव, हाथ के ज़रिए करते हैं रिमूव, या हम वीड साइड्स करते हैं इस्तेमाल। वीड साइड्स होते हैं वो केमिकल्स विच आर यूज टू किल द वीड्स। इनको मारने के लिए जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है एंड सैमाजीन है। इनको हम अप्लायंसेस के ज़रिए करते हैं स्प्रे।